किसी भी शहर में एक मोहल्ले या एक इलाके की पहचान आखिर बनती कैसे है? क्या ये वहाँ रहने वाले लोगों से बनती है, उनकी भाषा, उनके त्योहारों से, या फिर वो जो वहाँ की इमारतें हैं, गलियां हैं, बाजारों की बनावट? उससे और क्या होता है जब किसी को ये लगने लगे कि ये पहचान बदल रही है या शायद इसे बदलने पे मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल। और यहीं से आज की हमारी बातचीत का सिरा जुड़ता है। जी। ये सवाल आज राजस्थान की सियासत और समाज दोनों में गूंज रहा है। आज हम राजस्थान सरकार के एक नए प्रस्तावित बिल को परत दर परत समझने वाले हैं। इस बिल का मकसद है राज्य के कुछ खास इलाकों को अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरियाज घोषित करना। और हमारे पास इस पर राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल का वो आधिकारिक बयान भी है जो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के बाद दिया था। जी, तो आज की हमारी कोशिश इस बिल के हर पहलू को समझने की है। सरकार इसे क्यों लाना चाहती है, इसके पीछे उसका तर्क क्या है, और सबसे जरूरी, ये जमीन पर क्या बदलेगा। हम ये भी देखेंगे कि क्या इस तरह का कोई मॉडल भारत में कहीं और भी है और वहां इसके क्या नतीजे निकले हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सरकार को अचानक इस बिल की जरूरत क्यों महसूस हुई? विधि मंत्री के बयान को देखें तो इसकी वजह कुछ खास इलाकों में पैदा हो रही समस्याएं हैं, और उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बहुत ध्यान देने लायक है। कौन से शब्द? जनसांख्यिकीय असंतुलन, सांप्रदायिक तनाव, दंगे और सार्वजनिक अशांति। ये शब्द हमें बताते हैं कि सरकार इस मुद्दे को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं मान रही है। बिल्कुल, वो ऐसे समाज की बनावट में हो रहे बदलाव से जोड़कर देख रही है। इसी बात को और साफ करने के लिए मंत्री जोगाराम पटेल का जो बयान है, मैं उसे यहाँ रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा, हमारे राज्य के कई क्षेत्रों में समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या असंतुलन, सांप्रदायिक तनाव, सार्वजनिक सद्भावना की कमी का विस्तृत प्रभाव समुदाय पर काफी समय से देखा जा रहा है। हाँ, इस बयान में समुदाय विशेष और काफी समय से ये दो वाक्यांश बहुत अहमियत रखते हैं। कैसे? देखिए, समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या का जिक्र ये सीधे सीधे डेमोग्राफी में बदलाव की तरफ इशारा करता है, और काफी समय से देखा जा रहा है। कहने का मतलब है कि सरकार इसे एक पुरानी चली आ रही समस्या के तौर पर पेश कर रही है। मतलब जिस पर अब कार्रवाई करना जरूरी हो गया है? जी, ये एक तरह से इस कड़े कानून के लिए भूमिका तैयार करता है। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए एक और गंभीर बात कही गई है। सरकार का कहना है कि कुछ इलाकों में दंगे और भीड़ की हिंसा होती है, और इस वजह से कई पुराने निवासियों को अपनी संपत्ति औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। औने पौने दाम यानी लोगों को अपनी पुश्तैनी जायदाद उसकी असल कीमत से बहुत कम पर बेचकर वहां से जाना पड़ रहा है। हाँ। और यहीं पर सरकार इस बिल को एक सुरक्षा कवच की तरह पेश करती है। उनका तर्क है कि ये बिल उन लोगों की रक्षा करेगा। इसी से जुड़ा एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, अनुचित समूहीकरण। इसका मतलब क्या है? क्या सरकार कह रही है कि किसी एक समुदाय के लोगों का एक जगह बसना अनुचित है? ये इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार की चिंता केवल हिंसा तक सीमित नहीं है। वो कुछ इलाकों के सामाजिक और जनसांख्यिकीय बनावट में हो रहे बदलाव को भी एक समस्या मान रही है। अच्छा, मतलब ये हो सकता है कि सरकार का मानना है कि किसी एक समुदाय के लोग एक ही जगह पर केंद्रित हो रहे हैं, जिससे उस इलाके का जो मिला जुला चरित्र था वो खत्म हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इस चुनौती से निपटने के लिए ये बिल असल में करता क्या है? इसका जवाब इसके लंबे चौड़े नाम में ही छिपा है। हाँ, नाम तो काफी लंबा है। बिल का पूरा नाम है द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम द प्रेमिसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026। अगर इस कानूनी भाषा को हटा दें तो इसका सीधा साधा मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि सरकार को कुछ इलाकों को अशांत क्षेत्र या डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है। और जैसे ही कोई इलाका अशांत क्षेत्र घोषित होता है, वहां का सबसे बड़ा नियम बदल जाता है। उस इलाके में किसी भी अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो अपने आप शून्य और अमान्य यानी नल एंड वॉइड माना जाएगा। शून्य और अमान्य यानी अगर मैं उस इलाके में रहती हूँ और अपना घर बेचना चाहती हूँ और मुझे खरीदार भी मिल गया है, तो भी हमारी डील कानूनी नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल, बिना सरकारी अनुमति के वो सौदा अवैध होगा, भले ही आपने पैसे का लेन देन क्यों ना कर लिया हो। तो फिर करना क्या होगा? संपत्ति बेचने या खरीदने के लिए दोनों पक्षों को एक सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा और उनसे मंजूरी लेनी होगी। और ये अथॉरिटी कौन होगी? ये अधिकारी आमतौर पर उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
यानी कलेक्टर होगा। यानी सारी शक्ति एक व्यक्ति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी। क्या ये एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था नहीं बना देगा जहां पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं? एक अधिकारी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बिक्री सही है और कौन सी गलत? यही इस बिल का सबसे विवादास्पद पहलू हो सकता है। सैद्धांतिक तौर पर तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये देखेंगे कि बिक्री किसी दबाव में तो नहीं हो रही, कीमत सही मिल रही है या नहीं। दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जयपुर के किसी अशांत क्षेत्र में रहने वाले किसी शर्मा जी को अपनी बेटी की शादी के लिए तुरंत पैसे चाहिए और उन्हें अपना घर बेचना है। एक खरीदार भी तैयार है। इस कानून के तहत उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले कलेक्टर के ऑफिस में आवेदन देना होगा, फिर जांच होगी जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि खरीदार कौन है, क्या बिक्री अपनी मर्जी से हो रही है। ओह! इस सब में हफ्तों या महीने भी लग सकते हैं। और अगर शर्मा जी को पैसे की तत्काल जरूरत है तो ये देरी उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। हाँ, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें अनुमति मिल ही जाएगी। और ये घोषणा कितने समय के लिए होगी? क्या एक बार कोई इलाका अशांत क्षेत्र बन गया तो वो हमेशा के लिए? नहीं, बिल के अनुसार किसी भी क्षेत्र को पहली बार में 3 साल के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। सिर्फ 3 साल? हाँ, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि जरूरत पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अच्छा, तो अगर सरकार को लगता है कि 3 साल बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं तो वो इस घोषणा को आगे भी बढ़ा सकती है? अनिश्चित काल तक के लिए भी। और मैंने जो पढ़ा उसमें उल्लंघन के परिणाम काफी सख्त रखे गए हैं। हाँ, बहुत सख्त है। अगर कोई इन नियमों को तोड़कर बिना इजाजत के संपत्ति बेचता या खरीदता है तो क्या होगा? बिल में इसके लिए 3 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है और ये अपराध गैर जमानती और गैर संज्ञेय होंगे। इन कानूनी शब्दों को अगर हम आम भाषा में समझें तो? गैर जमानती का मतलब तो शायद यही है कि जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होगा। सही समझे। गैर जमानती का मतलब है कि जमानत आपका अधिकार नहीं रह जाता। ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा, जो ऐसे मामलों में आसानी से नहीं मिलती। जी। और गैर संज्ञेय होने का मतलब है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के सीधे गिरफ्तारी तो नहीं कर सकती, लेकिन एक बार मामला दर्ज हो गया तो जमानत की प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाती है। मतलब इन कठोर प्रावधानों का मकसद ही यही है कि लोग नियमों को तोड़ने की कोशिश भी ना करें। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प तर्क है। सरकार इसे एक प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव कदम बता रही है। आमतौर पर जब नागरिकों के संपत्ति खरीदने बेचने के अधिकार पर प्रतिबंध लगता है तो उसे प्रगतिशील नहीं माना जाता। सरकार का नजरिया क्या है? सरकार का नजरिया ये है कि ये बिल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, उन्हें छीन नहीं रहा। अच्छा। विधि मंत्री का तर्क है कि इसके लागू होने से अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों की रक्षा होगी। ये बिल उन लोगों को बचाता है जिन्हें अपनी संपत्ति औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इस नजरिए से ये एक संरक्षणवादी कानून है, प्रतिबंधात्मक नहीं। जी। उनका दावा है कि इससे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक तानाबाना बना रहेगा। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये मॉडल कहीं और आजमाया गया है, और अगर हाँ तो उसके नतीजे क्या रहे हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मॉडल नया नहीं है। ये गुजरात के अशांत क्षेत्र अधिनियम से काफी मिलता जुलता है, जो वहां दशकों से लागू है। गुजरात में? हाँ, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के प्रावधान हैं। गुजरात के अनुभव बताते हैं कि इसके नतीजे मिले जुले रहे। मिले जुले कैसे? एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इस कानून ने उन्हें अपने मोहल्लों में सुरक्षा का एहसास दिया है और उन्हें अपनी संपत्ति औने पौने दामों पर बेचने से बचाया है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इस कानून ने शहरों के भीतर वो जो सामाजिक अलगाव की दीवारें हैं उन्हें और भी मजबूत किया है। मतलब? इसने अनौपचारिक रूप से शहरों को अलग अलग समुदायों के इलाकों में बांट दिया है, जिसे घेटोइजेशन भी कहते हैं। घेटोइजेशन? जी। इससे समुदायों के बीच की दूरियां कम होने की बजाय और बढ़ गई हैं। यानी सद्भाव बढ़ाने की कोशिश में ये कानून अनजाने में समुदायों के बीच और गहरी खाई बना सकता है। ये एक संभावना है। इसका एक और पहलू है अर्थव्यवस्था। किसी इलाके को अशांत घोषित करने का वहां की प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? असर बहुत गहरा पड़ सकता है। जब संपत्ति का लेन देन इतना मुश्किल और नियंत्रित हो जाता है तो उस इलाके में निवेश कम हो जाता है। प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर हो सकती हैं या गिर भी सकती हैं, क्योंकि खरीदारों के लिए प्रक्रिया जटिल हो जाती है। तो जिन्हें सच में अपना घर बेचकर कहीं और जाना है
उन्हें सही कीमत मिलना और मुश्किल हो सकता है। तो जो कानून लोगों को औने पौने दामों पर बिक्री से बचाने के लिए बनाया गया है, वही कानून बाजार को ठंडा करके कीमतों में गिरावट की वजह भी बन सकता है। एक तरह से हाँ, ये इसका एक अनचाहा परिणाम हो सकता है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ रख कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि राजस्थान सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जो उसे कुछ खास इलाकों में संपत्ति की खरीद बिक्री को नियंत्रित करने का एक बहुत